biggest myth that you have heard about generative AI? It will replace the human. कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड जनरेटिव एआई का डिफरेंस क्या है? दो वर्ड है, जनरेटिव एंड एआई. एआई तो है ही, नया जो ऐड हुआ है दैट इज जनरेटिव. सो बेसिकली जनरेटिव एआई इज ए सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ओके, उसी का एक भाग है. कि आपने जैसे बताया कि कंप्यूटर खुद अपने आप से सीखता है, तो वो कैसे हो सकता है पॉसिबल? जनरेटिव एआई जब इनेबल होगा तो वहां पे जो भी ओनर है उसको कॉस्टिंग कैसे लग सकती है? इसका प्राइसिंग निकालने के लिए देयर आर सेवरल पैरामीटर्स. आपको कितने क्वेश्चंस पूछने हैं, वो क्वेश्चंस की लेंथ क्या है, मतलब उसमें कितने वर्ड जाएंगे, उसका जो आंसर आएगा उसमें कितने वर्ड का आंसर वापस आएगा, उसको कितना डेटा चर्न करना पड़ेगा. सो व्हेनेवर LLM churn your data, they calculate churning in a tokens. Hello everyone, welcome back to our channel. This is Raj from Radical Descartes, your process automation strategist. आज हमारे साथ है एक टेक एक्सपर्ट गौरांग आचार्य, जो एक जनरेटिव एआई इवेंजलिस्ट और डिजिटल मार्केटिंग लीडर है. With the over 5 years of experience in helping businesses with the power of AI and data analytics, जहां वो हेल्थ केयर, फाइनेंस, रिटेल और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज में जनरेटिव एआई सॉल्यूशंस के जरिए एआई का पूरा पोटेंशियल अनलॉक कर रहे हैं. वो कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को सिंप्लीफाई करने और एआई को एक्सेसिबल बनाने में पैशनेट है. आज के एपिसोड में गौरांग हमसे शेयर करेंगे जनरेटिव एआई का ई कॉमर्स में इम्पैक्ट क्या है, फ्रॉम पर्सनलाइज कस्टमर एक्सपीरियंसेस और स्मार्टर इन्वेंटरी मैनेजमेंट से लेकर शॉपिंग टूल्स तक. तो चलिए शुरू करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कि कैसे एआई ऑनलाइन रिटेल को रिशेप कर सकता है. सो वेलकम गौरंग भाई, कैसे हो आप? थैंक यू, आई एम फाइन. सो गौरंग भाई, आप हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि पहले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, और आज रोजिंदा जीवन के जितने भी हम एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं उसमें कहाँ कहाँ ऑलरेडी एआई ने अपना पैर रख दिया है, जो शायद कॉमन मैन को अभी पता नहीं है. ओके, अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखते हैं तो आपका जो कंप्यूटर है जो खुद सोच के कुछ आपको हेल्प करता है. आपकी कोई भी ऑपरेशंस है, आईटी ऑपरेशंस है, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें वो आपको हेल्प करता है, देन इट इज ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो वो शुरू होता है मशीन लर्निंग से. उसका मतलब कि ऐसा प्रोग्रामिंग किया जाता है कि कंप्यूटर खुद चीजें सीखना शुरू करता है, ठीक है. और उसके बाद वो जब हम उसके साथ कुछ भी इंटरेक्शन करते हैं तब वो अपना खुद का जो सीखा हुआ पार्ट है उसको अप्लाई करके इट रिस्पॉन्ड्स टू अस, राइट. दैट इज अ वेरी बेसिक कंसेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ओके, दैट्स ग्रेट. दूसरा टेक्निकल क्वेश्चन मुझे ये जानना था कि आपने जैसे बताया कि कंप्यूटर खुद अपने आप से सीखता है, तो वो कैसे हो सकता है पॉसिबल? वो टेक्निकली आप समझा सकते हो? वो टेक्निकली समझाना थोड़ा डिफिकल्ट है व्यूअर्स को, बट देर आर बेसिकली इट इज प्रोग्रामिंग. उसके अलावा और कुछ भी नहीं है. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उस हिसाब से की जाती है, इन अ लेबल लैंग्वेज आई मीन से, कि वो खुद के डेटा जो उसको दिया गया है हमने, जिसके ऊपर से उसको कुछ भी आंसर लाना है, कुछ भी उसको एक्टिविटी करनी है, उसको वो खुद समझता है. वही डेटा को वो बार बार एनालाइज करता है. ओके, उसके बाद उसके इटरेशंस चलते हैं, मतलब उसने एक बार, दो बार, तीन बार किया, वो खुद ही अपना परफॉर्मेंस चेक करता है और अपना जो प्रीवियस डेटा होता है उसके साथ जो क्लोजेस्ट रिजल्ट होता है वो हम लोगों को वो प्रोड्यूस करता है. दैट इज हाउ इट वर्क्स. ओके, राइट. सो करेक्ट, दैट्स ग्रेट. सो मुझे ये भी जानना है कि आप जैसे बोल रहे हो जनरेटिव एआई बेस्ड ई कॉमर्स इंडस्ट्री का भी नया दौर आने वाला है, तो उसमें मुझे बताइए कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड जनरेटिव एआई का डिफरेंस क्या है? रियली गुड क्वेश्चन. सबसे पहले आप ये चीज समझने का ट्राई कीजिए कि व्हाट इज जनरेटिव एआई. सो दो वर्ड है, जनरेटिव एंड एआई. एआई तो है ही, नया जो ऐड हुआ है दैट इज जनरेटिव. सो बेसिकली जनरेटिव एआई इज ए सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ओके, राइट. उसी का एक भाग है. बट जब आप जनरेटिव एआई को कुछ भी क्वेश्चन करते हैं, मतलब आप चैट जीपीटी ले लीजिए, ऐसा कुछ भी ले लीजिए, तो आप उसको जो प्रॉम्प्ट देते हैं, जो इनपुट देते हैं,
उसको वो अपने डेटा के साथ मैच करता है और आपको रिजल्ट लाके देता है. इट कैन बी ए सिंपल ह्यूमन लैंग्वेज, इट कैन बी टेक्स्ट, इट कैन बी इमेज, इट कैन बी वीडियो. आप उसको इनपुट दीजिए कि मुझे दिस इज माय रिक्वायरमेंट. बेस्ड ऑन दैट वो अपने डेटा को समझेगा और वो जो डेटा के ऊपर ट्रेन हुआ है वो डेटा के ऊपर से आपको आंसर लाके दे देगा. जनरेटिव एआई के साथ जो कोरिलेटिव टर्म है दैट इज कॉल्ड लार्ज लैंग्वेज मॉडल, LLM. सो हम वहां तक एडवांस हो गए हैं कि हम ह्यूमन लैंग्वेज में, इट मे बी इंग्लिश, इट मे बी फ्रेंच, मे बी नाउ गुजराती ऑल्सो, हिंदी ऑल्सो, you ask the question in a human way, it will try to understand what we have asked. फिर वो अगेन वही लैंग्वेज का ग्रामर सेट करेगा एंड इट विल रिप्लाई टू अस. ओके, दैट्स ग्रेट. आज से 20 साल पहले की बात करें, हमें कोई भी नई चीज सीखनी है तो इंग्लिश लैंग्वेज में सीखना, हमारे पास एक इंग्लिश लैंग्वेज एक बैरियर था. करेक्ट. बट आई थिंक ये नई टेक्नोलॉजी आने के बाद कोई भी किसी को भी किसी भी लैंग्वेज में नई चीजें सीखनी है तो वो सीख पाएगा. दैट इज वेरी ट्रू. आपने बोला कि पुराने जमाने में हम इंग्लिश वॉज ए बैरियर क्योंकि लिटरेचर उन्हीं लोगों के पास था या फिर टेक्नोलॉजी जो कुछ भी थी वो इंग्लिश में ही लिखी हुई थी. अब उसको अगर हम एजुकेशन सेक्टर के साथ कंपेयर करते हैं तो ट्राई टू अंडरस्टैंड इन अ वे कि आप उसको कुछ भी पूछिए, आप उसको पूछेंगे कि मुझे ये स्पेसिफिक सम का आंसर ला के दो. एक ही सम का आपको मल्टीपल in a different way it will give you solution. अगर आप उसको बोलेंगे कि मुझे इसका माइंड मैप बना के दो, लेट्स से हिस्ट्री इज ए बोरिंग सब्जेक्ट, उसमें बहुत सारी आपको डेट याद रखनी है, डेट्स याद रखनी है, तो वो कैसे याद रखेगा? यू गिव ए प्रॉम्प्ट टू द चैट जीपीटी कि मुझे ये पर्टिकुलर टॉपिक के लिए जितनी भी टाइमलाइन है उसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करके दे दीजिए. इट विल रीड योर डॉक्यूमेंट एंड इट विल गिव यू ऑल द डेट्स इन ए असेंडिंग ऑर्डर. राइट. दूसरा मुझे ये भी जानना है कि लाइक आजकल हम चैट जीपीटी को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो हम जितने भी डेटा एज अ प्रॉम्प्ट हम डालते हैं कि मुझे इसके ऊपर काम करके दो, तो क्या ये सारा डेटा एक सुपर कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता है? तो क्या उससे डेटा लीक होने का भी मतलब डर रहता है कि नहीं रहता है? कि लाइक आपने अपने कंपनी के डॉक्यूमेंट्स डाले और उसमें से आपने चैट जीपीटी को पूछा कि मुझे सिर्फ इस साल का कंपैरिजन निकाल के दो कि लास्ट ईयर और इस साल का प्रॉफिट कितना था, तो क्या वो पब्लिकली पूरे वर्ल्ड लेवल पे आपका डेटा ओपन हो सकता है? इसका आंसर बहुत सेंसिटिव है. जनरली लार्ज कंपनी हु डेवलप दिस LLM, जो ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल डेवलप करते हैं, वो लोग ये कहते हैं, दे क्लेम दैट दे डू नॉट यूज आवर प्राइवेट डेटा. राइट. उन लोगों के पास जो पब्लिकली डेटा अवेलेबल है उसी को यूज करके वो अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं. बट दैट इज फैक्ट कि हमारा डेटा उन लोगों के पास जाता तो है. राइट. दैट इज वेरी ट्रू. वो यूज करते हैं या नहीं करते हैं दैट इज अ सेपरेट इशू. बट इफ इट इज अ कॉन्फिडेंशियल बिटवीन यू एंड मी एंड इफ यू आर अपलोडिंग दैट टू एनी मॉडल, तो ऑब्वियसली वो डेटा उन लोगों के पास जाएगा तो सही, आपके पास से तो वो चला गया, दैट इज फॉर फैक्ट. उसका यूज होगा नहीं होगा दैट इज सेपरेट क्वेश्चन. बट आप लीक किसको बोलेंगे? अगर कोई यूज करता है तो, या फिर आपके पास से अगर और कहीं पे गया और किसी को उसका एक्सेस मिला तो अगर वो दो चीजों को अगर आप कंपेयर करते हैं तो आई विल से कि वो डेटा आपके पास थर्ड पार्टी के पास जिसको उसकी इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए थी उसके पास गया तो है. राइट. राइट. ऐसा है. बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि कंसर्न भी हमारे साथ से ही लिया हुआ है कि लाइक हम ही डेटा वो शेयर करते हैं. करेक्ट. सो उसको टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम there are products available कि where you can upload your own data. अब there is a concept कि आप वो डेटा को आप ऑन प्रीमाइसिस मतलब आपके खुद के एनवायरनमेंट में ही यूज कीजिए और वही लार्ज लैंग्वेज मॉडल को आप एक खुद के एनवायरनमेंट में यूज करके आप खुद के डेटा के ऊपर से ही आंसर लाइए. ओके. राइट. अब there are products available who also give you liberty कि आपको कौन सा LLM यूज करना है. राइट. सो दैट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स आर नाउ अवेलेबल. हम लोग भी ऐसे एक प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं. दैट्स ग्रेट. एंड मुझे दूसरा ये जानना है कि
जैसे ई कॉमर्स इंडस्ट्री आफ्टर कोविड मतलब बहुत ही मार्केट में चल रहा है, और हम ऐसा मान सकते हैं कि जो हम चीज़ें पहले बाजार में जाके बाय करते थे वो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हम आज ऑनलाइन बाय कर रहे हैं। करेक्ट। तो क्या एआई एंड जनरेटिव एआई आने से क्या क्या हम चेंजेस आने वाले सालों में देख सकते हैं जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री को अफेक्ट कर सकते हैं या सुधार सकते हैं? दोनों चीजें समझते हैं। सबसे पहले सुधार सकते हैं, बिकॉज आई एम एन एडवोकेसी ऑफ जनरेटिव एआई। तो पहले उसके बेनिफिट क्या है उसको समझते हैं। अगर किसी को भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म चलाना है तो द फर्स्ट प्रॉब्लम इज कंटेंट, बिकॉज दे हैव डिफरेंट प्रोडक्ट्स। नाउ यू नीड ए कंटेंट। अब आई विल नॉट से द कंटेंट इज द राइट वर्ड, करेक्ट कंटेंट, जो क्यूरेटिव कंटेंट है दैट इज द राइट वर्ड। राइट कंटेंट तो किसी के भी पास होगा, बट उसमें अगर कुछ गलतियां है तो वो काम का नहीं है। सो क्यूरेटिव कंटेंट इज द राइट वर्ड आई वुड से। अब वो कंटेंट जनरेट करने के लिए इफ यू हैव 10,000 प्रोडक्ट्स, ट्राई टू थिंक हाउ कैन यू डेवलप दोज कंटेंट। तो उसमें जनरेटिव एआई कैन हेल्प यू वेरी मच। ओके, राइट। टू गिव ए अनदर वेरी सिंपल एग्जांपल, कि अभी तक हम लोग पहले जो ई कॉमर्स का जो ट्रेंड था उसमें हमें एक फोटोग्राफ लेना पड़ता था, देन देयर विल बी ए फोटोशॉप पर्सन हु और मे बी फोटो एडिटर पर्सन हु विल यूज एनी editing software and remove the background. Now there are tool available. In a single click you upload the 10,000 files and background will be removed. So that is a benefit, because now you have a capacity to penetrate the market in a faster way. जो आपको जो 2 महीना या 4 महीना 6 महीना लगता था वो चीज़ अब रिड्यूस हो गई। नाउ यू कैन गो टू मार्केट फास्टर, और जितना आप मार्केट में फास्ट जाएंगे उतनी अपॉर्चुनिटी आपके पास ज़्यादा आएगी इन कंपेयर टू योर कॉम्पिटिटर्स। राइट राइट। अनदर एग्जाम्पल, आपके पास कस्टमर केयर डिपार्टमेंट है। अब कोई क्वेरी आती है तो आपका रिप्रेजेंटेटिव उसको आंसर करेगा, तो ऑब्वियसली ही नीड टू चेक हिज हिस्ट्री, क्या था कैसे था। इफ यू हैव ए जनरेटिव एआई बेस्ड चैटबॉट, इन दैट सिचुएशन इट विल बी इजी। इट विल डायरेक्टली कनेक्टेड टू द डेटाबेस और वहां से वो सीधा आंसर लाके दे देगा। सो रिस्पॉन्स टू द कस्टमर and the satisfaction to the customer will be higher. Right? वो accurate answer देगा because it has all that history. Customer is asking in a human language. That is a benefit कि जब आप generative AI based chatbot include करते हैं तब उसको कुछ technical know-how होने की जरूरत नहीं है. He will ask a simple question and answer will come in that simple language only. राइट Right? वो flow workflow based नहीं रहेगा, वो conversational हो जाएगा. यस राइट Right? I will give you another example for in a e-commerce market. Generally, what happens? Let's take an example of a real estate portal. Again, they are selling property online. So again, it is a one type of example for e-commerce. अब क्या था कि ना आज की तारीख में अगर आप सबसे ज्यादा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म देखेंगे फॉर दिस प्रॉपर्टी तो फिल्टर्स आर स्टैटिक। आपको ये है कि कितने बेडरूम का चाहिए, कितना बजट है, ये देना है। नाउ थिंक ऑफ ए डिफरेंट वे। आप ये सोचते हैं कि आई नीड ए 3 BHK फ्लैट वेयर जैन देरा सर इज इन ए 2 किलोमीटर एरिया, इट शुड बी ईस्ट फेसिंग। आपने ऐसा बोला या लिखा और उसी हिसाब से यही डेटा को फिल्टर करके आपके पास रिजल्ट आ गए। Now you compare two things. What is easy? What is easy for users? राइट Right? So that is a benefit of generative AI. आप उसको उस हिसाब से implement कर सकते हैं। अब लोग सोचते हैं that is on a drawback side कि भाई इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट कम होगा या कैसे होगा। इसका आंसर बहुत बैलेंस में देना चाहिए। इन व्हाट वे बैलेंस? जो इंसान कंटेंट क्रिएट करने वाला था उसका काम अब कंप्यूटर ने कर दिया तो ऑब्वियसली उसका काम उतना कम हुआ। बट आप सोचिए कि वही इंसान इफ ही इज ए इंटेलिजेंट पर्सन यू कैन यूटिलाइज हिम फॉर द अनदर बेटर वे। वो कौन से कस्टमर का चर्निंग नहीं हुआ है तो उसको पर्सनलाइज मैसेज भेजना है या फिर उसके साथ खुद इंटरेक्शन करना है कि सर व्हाट इज योर प्रॉब्लम। जनरेटिव एआई के थ्रू क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा वो एक पर्सनलाइज ईमेल भेज देगा, 2 ईमेल भेज देगा, वो ऑटोमेशन हो जाएगा। बट अगर एक रैपो क्रिएट करना है जहाँ पे वो आप जाके उसको मिले,
उसकी प्रॉब्लम समझे, तो वो जो पर्सनल टच क्रिएट होगा, दैट इज नॉट पॉसिबल थ्रू द जनरेटिव एआई. यू यूटिलाइज योर रिसोर्सेज इन दैट पर्टिकुलर एरिया, राइट? ऐसा है. बट इसमें कंट्रोवर्सी वाली दूसरी बात भी है कि आपने जैसे बोला कि वो ह्यूमन लैंग्वेज में जो भी बंदा जॉब कर रहा है वो उससे रेपो बिल्डअप करने के लिए बात करेगा. बट यहाँ पे अभी नया दौर जैसे बदल रहा है, वैसे हम लोगों ने ऐसा भी नोटिस किया है कि लाइक उसको हम कोई भी टास्क देते हैं तो वो खुद उसका आंसर चैट जीपीटी से फाइंड करेगा. सो वहाँ पे ह्यूमन की क्रिएटिविटी बहुत कम होती जा रही है. आई एग्री विद दैट. और मेरा जो कहने का मतलब था वो ये था कि उसको वो वहां पे लाके उसने आंसर दे दिया, एटलीस्ट एक प्रोफेशनल आंसर जाएगा. बट उसी चीज को अगर वो किसी को कस्टमर के साथ पर्सनली इंटरेक्ट करना है, राइट, तो एटलीस्ट वो चैट जीपीटी के पास से आंसर लेके या फिर कोई भी ऐसे टूल के पास से आंसर लाके वो देगा, तो प्रोफेशनलिज्म भी बढ़ेगा, कस्टमर को भी लगेगा कि नहीं, व्हाट ही इज टॉकिंग दैट इज इन द राइट वे. सो बीइंग ए एंटरप्रेन्योर, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. हम हमारे रिसोर्सेज को समझाए कि भाई यू गो देयर, यू मीट दैट पर्टिकुलर कस्टमर इन पर्सन, ट्राई टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम. अब यहाँ पे उसको चैट जीपीटी या फिर और कोई जेमिनी कुछ भी यूज नहीं करना है, राइट? वहां पे तो उसको खुद ही जाना है. सिस्टम वहां उसको कहाँ पे हेल्प करेगा? सिस्टम विल हेल्प हिम टू ऑर्गेनाइज द डेटा, राइट? वो 4 डेटा वहां से कलेक्ट करेगा, उसकी जो पैटर्न है, हिस्टोरिकल पैटर्न है, वो सब कुछ स्टडी करके क्विकली ही विल बी एबल टू कलेक्ट ऑल दोज थिंग्स एंड विल बी एबल टू रिप्रेजेंट टू हिज कस्टमर कि सर हमने आपको रेट अच्छा दिया था, सर्विस अच्छी दिया था, सो व्हाट इज द रीजन यू आर नॉट गिविंग बिजनेस टू अस, राइट? सो हम ये नहीं माने. ऐसा आप समझ लीजिए कि एक अच्छा ईमेल लिखना हर किसी के बस की बात नहीं है, राइट? और वो प्रोफेशनलिज्म नहीं आ रहा है, वो मिस्टेक करता है, ग्रामर ठीक से नहीं लिखता है. इन दैट सिचुएशन उसको हम ये बोले कि तू रोज इंग्लिश के ऊपर ध्यान दे या तेरी लैंग्वेज के ऊपर ध्यान दे, अपने ग्रामर के ऊपर ध्यान दे, रादर वो जो चीज में अच्छा है, वो जो चीज और बेहतर तरीके से कर सकता है उसे वो करे. और उसके सामने जो जहाँ पे टूल अवेलेबल है उसका यूज करके वो कर ले. सब पुराने जमाने में जब मेरे ग्रैंडफादर होंगे, आपके ग्रैंडफादर होंगे, तो कैलकुलेटर नहीं था, तो टेबल्स याद करने पड़ते थे. आज की तारीख में भी यूज कैलकुलेटर. नाउ वी आर नॉट आर्ग्यूइंग कि भाई कैलकुलेटर काम की चीज नहीं है, वो उसी से कर लेता है, वो टेबल याद करके नहीं आता है. सो इट इज अ जनरेशन बाय जनरेशन, वी हैव टू अडॉप्ट द थिंग्स. अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे कॉम्पिटिटर यूज करेंगे, राइट? तो वो तो कोई ना कोई तो उसको अडॉप्ट करने ही वाला है, राइट. दूसरा एक क्वेश्चन मेरा ये भी है कि आपने जैसे बोला कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री में जब 10,000 प्लस प्रोडक्ट्स होती है और उसका जब कंटेंट रेडी करना है, तब वहाँ पे आपको जनरेटिव एआई काम आएगा. तो कई बार हमने ऐसा भी सुना है कि जब एसईओ एंड गूगल रैंकिंग की बात आती है, तब वहाँ पे आपका जो कंटेंट है अगर वो एआई जनरेटेड है तो वो बूस्ट नहीं करेगा. तो अगर हम लोगों ने एसईओ से लेके उसका डिस्क्रिप्शन सारी चीज़ें अगर हमने चैट जीपीटी का यूज़ करके अगर हमने क्रिएट किया है, तो क्या वो अफेक्ट कर सकता है? यस. बट आप ऐसा क्यों समझते हैं कि वंस द मशीन क्रिएटेड टेक्स्ट फॉर यू या फिर कंटेंट फॉर यू, you have to publish that as it is? We can apply our own brain to create that description, जिसको आप ह्यूमनाइज कर सकते हैं. इट इज ए परसेप्शन एंड परसेंटेज ऑफ एफर्ट्स रिक्वायर्ड. आपके एफर्ट्स 0 हो गए हैं ऐसा मत सोचिए, बट अगर आपका 10% टाइम भी सेव होता है, देन इट इज. आप 10,000 प्रोडक्ट के लिए ये कंपैरिजन कीजिए कि जो एक आइटम का डिस्क्रिप्शन बनाने में अगर 10 मिनट होती थी और एक आइटम के लिए अगर एक मिनट भी सेव होती है, तो 10,000 आइटम के लिए कितनी हुई? तो कुछ तो बेनिफिट हुआ. तो हम उसको ह्यूमन लैंग्वेज में, जो इंसान उसका सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, जिसको वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का नॉलेज है, राइट, तो वो तो उसे हेल्प कर ही पाएगा कि भाई ओके इतनी चीजें शायद मशीन ने लिखी हैं या फिर इट इज रिटन इन ए मशीन लैंग्वेज, तो हम उसको क्यूरेट करके ह्यूमन लैंग्वेज में क्रिएट करते हैं. दैट इज पॉसिबल. एवरीबडी डज दैट एंड दैट इज अ प्रॉपर वे टू डू दैट. ओके, जनरेटिव एआई में टेक्स्ट इज नॉट ओनली द पार्ट. इमेज और वीडियो क्रिएशन, एड क्रिएशन, दैट इज ऑल्सो द पार्ट. ओके, राइट. तो
as I give you example that you can remove the background, that is one of the example. तो 10,000 इमेज में से बैकग्राउंड रिमूव करना और एक अच्छा बैकग्राउंड ऐड करना, या फिर उसको उसके ऊपर कोई और आई मीन टू क्यूरेट दैट पर्टिकुलर इमेज, दैट इज ऑल्सो ए टास्क. वो भी तो हो सकता है. आप कहीं ना कहीं से तो जनरेटिव एआई का यूज करके टाइम सेव कर सकते हैं, एंड दैट इज अगेन ए बेनिफिट टू रीच द मार्केट राइट अर्लियर इन कंपटीशन टू योर कॉम्पिटिटर. राइट, गॉट इट. गौरंग भाई, मुझे दूसरा ये बात भी जाननी थी कि जैसे जैसे ई कॉमर्स इंडस्ट्री बढ़ रही है तो लोगों का पर्सनलाइजेशन भी बढ़ रहा है कि उनकी चॉइसेस क्या है, उस हिसाब से उनकी प्रोडक्ट रेंज एसक्यूज भी बढ़ते रहते हैं. तो कई बार क्या होता है कि दो चीज़ों में मेन प्रॉब्लम आता है कि कंपनी पर्सनलाइजेशन पे काम नहीं कर पाती प्रॉपर वे से, या तो फिर उनको अगर पर्सनलाइजेशन पे काम करने चाहते हैं तो वहाँ पे इन्वेंटरी मैनेजमेंट में भी इश्यू रहता है. तो यहाँ पे जनरेटिव एआई इस प्रॉब्लम को पर्टिकुलर कैसे सॉल्व कर सकता है? When we discuss about the personalization in a e-commerce, so e-commerce प्लेटफॉर्म के ऊपर दो तरीके से परचेज होती है. वन माइट बी रिपीटेटिव परचेज, और हर किसी को ऐसे कस्टमर चाहिए. सेकेंड इज जो रूटीन, हमें कुछ भी रैंडम जरूरत हो गई और वी सर्च एंड एवरीथिंग. आई वुड से फॉर द repetitive purchase, AI will help to create the personalized recommendation because it has all the historical data available for that particular customer. So it can create a personalized email for them. It will check entire product history of that particular customer, and it can do better recommendations. We can also use that same thing for our inventory purpose, because now we have a very clear idea what customers are buying. We have a aggregated data कि भाई इतनी इतनी चीजें तो ये टाइम पे जाती ही जाती है. Yes. So in that way it will be useful to us, right? Customer will also realize a personal touch. I will give a very specific example, though AI will not play direct role into that because this can be solved using AI as well as data analytics. I will say that AI, advanced AI, is a part of data analytics, right? My mom is a heart patient. Now, doctor has prescribed one specific medicine called Brilinta, which she need to take every day. Now, that is costlier medicine, right? My mother is purchasing that particular tablet from one particular druggist or pharmacist. If my mother will purchase, and okay, there are two things. My mom need to consume that particular medicine every day and maybe lifetime, right? Now, if you consider the cost of that particular medicine is 50 rupees and my mom need to consume that for the 10 years daily, what is the value of that? So if any pharmacist is giving a advanced notification that considering her prescription and her last purchase, that in coming 3 days or 4 days, you need to refill your drugs, right? In that situation, obviously he is giving advanced notification. There is a single button to buy or refill and the medicine will reach to your home. Right. So you are not losing the business. At the same time, that old lady does not need to go to the pharmacist just to buy that particular medicine, or she think that she is alone, right? So it is a win-win situation for both the parties, vendor as well as that consumer who need to consume that particular tablet. Yes. Right. So that is the most personalized message that fellow can that pharmacist can send to the patient, that okay, now your XYZ drugs need to be refilled by this date. How that data will be analyzed, right? How that message will be constructed, and that is also in a human language. You consider in a, as we discussed earlier, that English was the barrier.
અને ગુજરાતીની અંદર और में भी उसको एक हिंदी में एक सिंपल सा मैसेज लिखना है जो गांव में भी किसी को पता चलेगा कि माँ जी आपका ये पर्टिकुलर टैबलेट ये दिन को खत्म हो जाएगा, तो आपको हम नया इसका रिफिल 10 दिन का भिजवा दे, तो उसको लेडी को भी इजी हो जाएगा, राइट? दिस टाइप ऑफ पर्सनलाइज थिंग कैन बी यूटिलाइज यूजिंग एआई. राइट. ये आपने जैसे एग्जांपल बताया, मैं अभी देख पा रहा हूँ कि बिजनेस में वेंडर्स एंड कस्टमर के बीच में ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है. करेक्ट. जो रेट के रिगार्डिंग जो मैनिपुलेशन होता था पहले, वो भी नहीं होगा. बट मुझे दूसरी बात यहाँ पे ये जाननी है कि ये जो पूरा आपने एल्गोरिदम समझाया, तो अगर अभी हमें हमारी वेबसाइट के लिए ऐसा कुछ डेवलप करना है, तो उसमें जनरेटिव एआई जब इनेबल होगा तो वहाँ पे जो भी ओनर है उसको कॉस्टिंग कैसे लग सकती है, लाइक क्योंकि ये पूरा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म जो है, जो डिज़ाइन होता है, तो बैकएंड में जैसे आपने बताया कि डेटा को हम मैनिपुलेट करते हैं या फिर कूलिंग होता है, तो पूरा जो स्ट्रक्चर किया जाता है, तो उसकी सर्विसेज के चार्जेस कैसे डिसाइड होता है? जनरेटिव एआई इज ए ट्रेंडिंग, सो आई वुड से कि उसके जो इंजीनियर्स है वो अभी भी उतने मार्केट में अवेलेबल नहीं है. सो उसकी चैलेंज हर कोई फेस कर रहा है इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग. सेकेंड चैलेंज ये है कि द मॉडल विच वी यूज टू जनरेट द कंटेंट that is available as a hosted services. So इसका प्राइसिंग निकालने के लिए चीजें ये होती हैं कि देर आर सेवरल पैरामीटर्स. आपको कितने क्वेश्चंस पूछने हैं, वो क्वेश्चंस की लेंथ क्या है, मतलब उसमें कितने वर्ड जाएंगे, उसका जो आंसर आएगा उसमें कितने वर्ड का आंसर वापस आएगा, उसको कितना डेटा चर्न करना पड़ेगा. So whenever LLM churn your data, they calculate churning in a tokens. Okay. So your pricing depend on how many tokens are consumed. Okay. Right. So for different services, there are different logic. If you want to remove background, then there is a different service that is available from AWS or maybe Azure Hub. They all have libraries which help you to do such task. Let's say if you want to read your PDF, in that situation, the OCR will come into the picture. Optical character recognition will come into the picture. So we need to buy a service from this cloud-based provider who will provide that OCR services. So obviously that service provider will scan your data and it will convert from image to text. So whatever the data they are churning, based on that the price will be calculated. There are transparent calculators available on this type of service provider. If you consider AWS or if you consider Azure, they have a very proper transparent calculators available. So whenever you provide a data to them that what type of output you need, what is volume of that output, based on that they will give you predictive number. Based on that you can calculate that this might be my implementation cost. Okay, that's great. इसमें मुझे ये जानना है कि आपने जैसे बताया कि इसमें जो काम पहले 10 लोग कर रहे थे वो आज एक बंदा कर सकता है, और आपने जैसे बताया कि हर सर्विसेज के चार्जेस डिपेंड करते हैं कि आप उस डेटा को कैसे यूटिलाइज करते हो, उसकी टोकन्स क्रिएट होती है उसके ऊपर. तो आप अपने एक्सपीरियंस से बता सकते हो कि अगर मैन्युअली वो बंदा काम कर रहा है और उसकी जो पर डे की कॉस्टिंग निकल रही है, और ये कोई स्पेसिफिक टास्क अगर हम जनरेटिव एआई थ्रू करवा रहे हैं, तो दोनों की कंपैरिजन वाइज कौन सा अभी सस्ता है? Right. Now that depend, because you have asked very relevant questions. There are so many ifs and buts you can say. Obviously, we need to consider the data that what we are paying to that particular resource, right? And at the same time, what type of data we are generating using this type of LLM or maybe other models, right? But answer to this question is,
before using services, obviously we can check on, the calculators are available. So you have a tentative number available that to do this particular task, this will be my budget. To do this particular task, this will be my budget. At the same time, you know the capacity of your resources. तो उतना ही काम अपना रिसोर्स कितने टाइम में करेगा, that calculation we can do. Yeah. But based on my experience, I would say that this type of model are cost effective in compared to existing resources. This will obviously put me in a situation कि भाई मैं ऐसा एडवोकेट कर रहा हूँ कि भाई मशीन इज चीपर, बट वो तो सालों से चला आ रहा है. नोबडी इज टॉकिंग दिस अपफ्रंटली, बट दैट इज फैक्ट. इसीलिए तो हम रोबोट्स लाए. रोबोट आपका काम स्पॉन्टेनियसली कर देगा, फास्ट कर देगा. सो इट विल गिव यू इंक्रीमेंट और वेरी हैवी इंक्रीमेंट इन योर प्रोडक्शन. Yes. Right? So obviously, history demonstrate that machines are cheaper in compared to human resources. Okay. ये अभी तक की जो बातें थी, हमने मतलब जनरेटिव एआई से क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं उसके बारे में हमने जाना. तो आप क्या अपने एक्सपीरियंस से ये बता सकते हो कि ऐसे जो मॉडल्स आप दूसरी कंपनी के लिए डिज़ाइन करते हो, तो बिगेस्ट चैलेंजेस पहले उनको एडॉप्शन में क्या आता है? क्योंकि वो अपनी पूरी जर्नी मैनुअल में से डिजिटलाइजेशन पे जा रहे हैं. तो आपने अभी तक क्या क्या चैलेंजेस फेस किए हैं और अभी भी ऐसे कौन से प्रॉब्लम्स है जो एआई सॉल्व नहीं कर पाई है? First is a trust. ओके. As we discussed very earlier, कि आपको आपका डेटा और कोई इंजन को देना तो है, राइट? अगर आप ऑन प्रीमाइसिस भी करते हैं या कोई क्लाउड प्लेटफॉर्म भी यूज करते हैं, बट एट सर्टेन लेवल ऑब्वियसली वो वहां पे जाता है. सेकेंड, एक्यूरेसी ऑफ द रिजल्ट्स. अगर आप कोई भी जीपीटी मॉडल देखेंगे तो वहां पे वेरी क्लियर इंस्ट्रक्शंस आर गिवन कि आंसर माइट बी रॉन्ग, राइट? तो ऐसा हो सकता है कि आपके आंसर को, उसका एग्जैक्ट सेम आंसर जो आपका एक्सपेक्टेशन है उस हिसाब से वो नहीं लेके आए या फिर आधा लेके आए, राइट? सो एक्यूरेसी का जो परसेंटेज है दैट मे वेरी. आई विल गिव यू एग्जांपल, वेरी प्रेसाइज एग्जांपल. आप कोई एक बड़ी इंडस्ट्री का एचआर मैनुअल ले लीजिए, मे बी ऑफ द 500 पेजेस, जिसमें बहुत सारे सेक्शंस होंगे. आपको लीव कैसे लेना है तो क्या करना है, व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशन. आपको एडवांसेस लेना है तो व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशन. बहुत सारी चीजें उसमें होगी, राइट? ऐसा हो सकता है कि इट हैज वन स्पेसिफिक कैलकुलेशन रिक्वायर्ड कि मुझे कोई एडवांस लेना है तो इट नीड टू चेक डिफरेंट पैरामीटर्स कि भाई मेरी इतने साल की सर्विस होनी चाहिए, या फिर मेरा जो एक्सपीरियंस लेवल है वो ये ऑर्गेनाइजेशन में इतना होना चाहिए, या फिर मेरा जब डेजिग्नेशन है वो एक सर्टेन लेवल का होना चाहिए. ये सभी चीजें वहां पे रहेगी. बेस्ड ऑन दैट आपका कोई भी जो एडवांस आपको लेना है उसका कैलकुलेशन होगा. सो मेरे एक्सपीरियंस में मैंने ऐसा देखा है कि दिस टाइप ऑफ मॉडल जनरेटिंग डिफरेंट आंसर एट द डिफरेंट टाइम, राइट? वो कंडीशन में हमें देखना क्या है, लेवल ऑफ द एक्यूरेसी और मे बी द परसेंटेज और मे बी द रेशियो ऑफ द एक्यूरेसी. वो हर वक्त वो आंसर नहीं लाएगा, बट विथ ए कॉन्फिडेंस आई विल से कि इट विल टेक यू एट द सर्टेन लेवल कि आपको आगे की एक्सरसाइज वहां से शुरू करनी है. बहुत सारी चीजें उसमें इजी तो हो जाएगी, दैट आई कैन से कॉन्फिडेंटली, बट उसकी एक्यूरेसी को हमें चेक करना ही पड़ेगा. वहां तक देयर इज अ टाइम, इट विल टेक, धीरे धीरे करके वो इवॉल्व होगा कि हमें 100% एक्यूरेसी तक हम पहुंच पाए. आई एम नॉट श्योर हम पहुंच पाएंगे या नहीं, बट हम लोग उसके करीब जा रहे हैं. ओके. और इसके अलावा दूसरा मेन क्वेश्चन, डेटा प्राइवेसी के ऊपर क्या अभी काम चल रहा है? डेटा प्राइवेसी हैज बीन कंसर्न सिंस लॉन्ग, और वो होना भी चाहिए. इफ यू कंसिडर द डिफरेंट फ्रेमवर्क लाइक जीडीपीआर जो यूरोप के डेटा प्राइवेसी को देखता है, आई वुड सजेस्ट दैट बिजनेस शुड implement or consider proper data governance framework. Okay. Right? So there are models available which ensure that what is
what type of data governance are implemented. We do provide that services. That is very important to implement. It will ensure that right data is going to the right hand. जिसको जरूरत है तो उसको तो है, उसको आज भी है. Maybe it is in a documented way, maybe it is in files. उसके पास वो डेटा तो है, but that is in that particular department's lock and key. So जब आप डिजिटलाइज डेटा भी उसको देते हैं तो उसके पास से वही इंफॉर्मेशन आए जिसकी उसे जरूरत है. एंड फॉर दैट प्रॉपर डेटा गवर्नेंस शुड बी इम्प्लीमेंटेड. ओके, तो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि जो चैट जीपीटी है और जिसने भी बिल्ड किया है, तो क्या उसके ऊपर कोई डेटा का गवर्नेंस या कोई बॉडी है जो उसको रेगुलेट करता है, या वो बिटकॉइन के जैसे टोटली आइसोलेट है ये सारी चीज़ों से? लोग, मुझे बिटकॉइन के बारे में ज़्यादा नहीं पता, बट चैट जीपीटी और जेमिनी अगर हम देखते हैं तो दे बोथ आर डेवलप्ड और मे बी बैक्ड बाय ए रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस लाइक माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल, एंड वी यूज देयर सर्विसेज सिंस लॉन्ग बैक. ऑब्वियसली हमारा पूरा कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम जो लोग विंडोज यूज करते हैं दैट इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, और जो लोग मैक यूज करते हैं दैट इज डेवलप्ड बाय मैक ओएस, राइट. हम डे टू डे लेवल पे गूगल और माइक्रोसॉफ्ट दोनों की ईमेल सर्विसेज यूज करते हैं और बहुत सारी सर्विसेज यूज करते हैं. तो इन ए वे नोइंगली और अननोइंगली, रादर आई वुड से नोइंगली, हम डेटा इंटरचेंज करते ही है. हमारा डेटा उनके सर्वर के, हमारी ईमेल उन्हीं के वहां स्टोर है. यस, राइट. और अभी तक वो ब्रीचेस सामने नहीं आए हैं. आई विल से इन अ वे दैट व्हेन दिस टाइप ऑफ कंपनीज आर बैक्ड बाय known organizations, so they have taken the preventive measures for that. okay, right. Like I am into industrial process instruments business, and ये हमारा business one type of traditional business है. but जैसे आपने बताया कि नेक्स्ट 5 से 10 साल के अंदर तो पूरी हर इंडस्ट्री को जनरेटिव एआई का यूज करना ही पड़ेगा, अदरवाइज मतलब वो धीरे धीरे बंद हो जाएगा या फिर बहुत लिमिटेड एरिया में ही वो काम कर पाएंगे. तो अगर हमारे जैसे जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, अगर उनके बिजनेस में अगर एआई को लाना है तो उनको कैसे सेगमेंट्स को पहले चूज करना चाहिए? लाइक इन बिजनेस वी हैव 7 डिफरेंट मॉड्यूल्स लाइक एचआर, ऑपरेशंस, R&D, मार्केटिंग, सेल्स. These are the basic parameters that we need to focus on as an entrepreneur, right? तो आप ऐसे समझाओ कि अगर अभी हमें जस्ट शुरुआत करनी है लो कॉस्ट में, तो कहाँ से हम शुरुआत कर सकते हैं? आई वुड से कि अपने जितने भी डिपार्टमेंट फंक्शंस जो बताए उसके डिफरेंट यूज केसेस है. यस, लेट्स स्टार्ट विथ एचआर. आई विल आस्क ए क्वेश्चन टू यू कि अगर आप लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो आपके पास फंक्शनल एचआर डिपार्टमेंट है? नहीं है अभी नहीं है. एक ऐसी रिक्वायरमेंट आई कि आपको एक पर्टिकुलर इंजीनियर के लिए एक अच्छा जॉब डिस्क्रिप्शन लिखना है, वेयर यू नो कि आपको क्या चाहिए. यू आर नॉट अवेलेबल, आपका स्टाफ अवेलेबल है, उसको किसी को इमीडिएटली वो जॉब डिस्क्रिप्शन जेडी किसी को भी भेजना है. तो इफ इट दैट रिसोर्स जिसके पास उसको टेक्निकल क्या चाहिए उसको पता है, ही इज वेरी क्लियर कि भी मुझे ये क्वालिटी के या फिर उसकी इतनी स्किल्स होनी चाहिए, उसका इतना टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, ये चीजें उसके पास होनी चाहिए. अगर वो बेसिक चीजें भी अगर वो चैट जीपीटी को या जेमिनी को पूछेगा एंड इट विल से कि भाई प्रिपेयर ए प्रॉपर जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर मी, तो वो उसके लिए दैट क्यूरेटेड जॉब डिस्क्रिप्शन विल बी अवेलेबल दैट ही कैन सेंड टू द एचआर एजेंसी और रिक्रूटिंग एजेंसी. राइट. तो उसका काम फास्ट हो गया, उसको वो टेक्निकल अप्लाई नहीं करना पड़ा, क्योंकि उसकी चैलेंज ये नहीं थी कि उसको पता नहीं था, उसकी चैलेंज ये थी कि उसको ड्राफ्ट कैसे किया जाए, क्या पोर्शन लेना है, क्या पोर्शन नहीं लेना है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उसको एक इंट्रो लिखना है, तो उसका काम इजी हो गया. आई कैन गिव यू 1000 एग्जांपल्स लाइक दिस, जहां पे आपको उसको पढ़ा, आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस लेटर टाइप करना है, बट यू आर नॉट कंटेंट राइटर, राइट.
तो वो सिचुएशन में अगर आपको आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस आपके रिसोर्सेज को देना है, तो जनरेटिव एआई विल हेल्प यू टू क्रिएट दैट कंटेंट. अगर सेल्स में आपके पास एक प्रोडक्ट के लिए बेसिक उसके फीचर्स वगैरह लिखे हैं, नाउ यू थिंक दैट यू नीड ए डिफरेंट वर्जन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. आपको आपके पास जो ब्रोशर है उसके ऊपर से आपको उसका मार्केटिंग मटेरियल तैयार करना है, उसका आपको मेल कैंपेन रन करना है कि भाई मेरे पास इतनी इतनी प्रोडक्ट है, राइट. उसका ट्रेनिंग मटेरियल आपको प्रिपेयर करना है. एक शॉर्ट प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट आपकी नई प्रोडक्ट आई है विच इज ए 10 और 5 और 10 वर्जन्स ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो वो आपको इमीडिएट ब्रॉडकास्ट करने हैं. तो एक ही बार में एक ही डॉक्यूमेंट देके you provide a one simple document, the description of that product or technical description of that product, और आपके multiple versions ready हो जाएंगे. That is how you can use in sales. Yes. Right? So different functions in the organization has a different use cases. Right? You can use in a, let's say in an operational part, as you said that you are in process automation. So it may be possible that you have a different drawings. आप कंट्रोल पैनल बनाते होंगे, तो वो कंट्रोल पैनल के आपके पास ड्राइंग्स होंगे. अब अगर आपको उसकी जरूरत है तो यू माइट हैव अ प्रॉपर डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम. आपके पास 10,000 डॉक्यूमेंट अगर ऐसे है, 10,000 ड्राइंग है, तो आप उसमें ढूंढने जाएंगे. हाउ मच टाइम विल इट टेक? कंसिडर कि यू आस्क द क्वेश्चन, you upload those 10,000 documents to proper repository. Now you are asking your generative AI model or generative AI product is analyzing those 10,000 documents, retrieving answer for you and giving you proper references that, okay, these answers are available in these places. Right. Right? And on a single click, you can download that. Now you do not need robust document management system. राइट. Right? सो गौरव भाई, आप मुझे ये बताइए कि आप अपने एक्सपीरियंस से जितने भी इंडियन एमएसएमई के लोग हैं और जो अपना बिजनेस कर रहे हैं और जिनकी इच्छा भी है, जिनको एआई में शिफ्ट होना है, अपने बिजनेस को वहाँ पे ले जाना है, तो अपने एक्सपीरियंस से बताइए कि वो कहाँ पे रुके हुए हैं. लाइक ऐसे कौन से मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन है जो उनको रोक रहे हैं ये नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने से. I would not say कि उनको कोई रोक रहा है, but I would say they are not enough educated to understand how they can leverage the technology. So I would advise to educate themselves first and understand what realistically they can achieve. Don't go with myth और ये हो जाएगा, दुनिया बदल जाएगी. No, it is not like that. कुछ नहीं बदलेगा immediately. And we'll have gradual progress. Second, start with a small project जो आपको easy लगता है आपके organization में, where you have a easy convincing power within your employees or resources के पास, जो जल्दी चीजें अडॉप्ट कर लेंगे. या फिर आपको लगता है कि the processes are easy, ऐसे एरिया को आइडेंटिफाई करके they should start with a small projects. ओके. और एक बार अगर वो सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट हो गया तो उसको रेप्लिकेट करे. उसमें अगर कुछ चैलेंजेस आई तो दे शुड मिटिगेट दोस चैलेंजेस. धीरे धीरे करके दे कैन इम्प्लीमेंट. ओके. दूसरा एक आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन ये है कि लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ अभी कि मेरी एक वेबसाइट है, अगर मुझे उसके अंदर जनरेटिव एआई का चैटबॉट इनेबल करना है और वहाँ पे मैं यूजर्स बहुत सारे हैं और वहाँ पे यूजर आके ऐसा कोई क्वेश्चन लिखता है कि मुझे टेम्परेचर सेंसर चाहिए, पर्टिकुलर एक ऐसी एप्लीकेशन है जहाँ पे रूम टेम्परेचर ही 70 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और इंडस्ट्री है सिरामिक इंडस्ट्री. तो वहाँ पे कौन सा टेम्परेचर सेंसर बेस्ड रहेगा, उसका माउंटिंग कैसा होना चाहिए. अगर ये पूरा डेटा मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है तो क्या कोई ह्यूमन लैंग्वेज में ऐसा लिख के वो प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर पाएगा, ठीक है. और अगर ये कर सकता है तो इसके अंदर आपने जैसे बताया उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत सारे पेड टूल्स का यूटिलाइजेशन यहाँ पे हो सकता है. लाइक आपने बोला कि वो खुद से पीडीएफ रीड करेगा, फोटोग्राफ चेक करेगा, फोटोग्राफ के डेटा को चेक करके आपको पर्टिकुलर डिजाइन दे पाएगा.
तो यहाँ पे कोई भी एक ह्यूमन वहाँ पे लिखता है और उसको जो आंसर जनरेट होके मिलता है, उसके पीछे क्या जो जो भी प्रोसेस है उसमें जो कॉस्टिंग है, तो वहाँ पे किसी भी एक ई कॉमर्स के ओनर को कैसे उसके आरओआई को गिनना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो जाए कि बहुत सारे फुटफॉल्स के कारण उसका जो कॉस्टिंग है वो बहुत ज़्यादा हो गया बट उतना सेल्स ही नहीं आया। राइट। सो इसका पार्शियल आंसर मेरे प्रीवियस क्वेश्चन में था कि स्टार्ट विथ ए स्मॉल प्रोजेक्ट, राइट। व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम आवर इंटरेक्शन ऑफ दिस लास्ट टॉक, आपने दो डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे हैं। एक कि इज इट पॉसिबल कि मैं ह्यूमन लैंग्वेज में टेक्निकल क्वेश्चन पूछूं और उसका आंसर आ जाएगा? तो उसका आंसर है यस, डेफिनेटली। दैट इज व्हाट एग्जैक्ट और मे बी ए प्रिसाइज यूज केस ऑफ जनरेटिव एआई। ओके Okay, when you discuss about the ROI, so it is not possible on the day one, but gradually, in compared to your competitors, when the user will realize that interacting with your website or searching a data on your website is easier in compared to your competitor, obviously you will have a better visitors or maybe higher visitors. In other way, the volume of the visitors will increase. And if generative AI is giving a proper result to them and visitors are there, then obviously it will be converted to sales, right? तो एक ही दिन में वो ROI नहीं होगी. That is not possible. Second point is to understand the accuracy or efficiency of the content which is generated. जब तक वो नहीं होगा तब तक आप उसको, क्योंकि वो गलत डेटा देगा आपको, तो ऑब्वियसली आप वो नहीं कर पाएंगे, यूजर्स चले जाएंगे, जो है भी वो भी चले जाएंगे, राइट। तो अंडरस्टैंडिंग द एक्यूरेसी और एफिशिएंसी ऑफ योर डेटा, दैट इज वेरी नेसेसरी। एंड एज आई सेड कि आप उसको धीरे धीरे इम्प्लीमेंट कीजिए, अलोकेट अ स्पेसिफिक बजट। वहां पे अगर आपको बजट और टाइम फ्रेम, दो चीजों आपको अलोकेट करनी पड़ेगी कि मेरा ये बजट है एंड आई वुड लाइक टू टेस्ट दिस पर्टिकुलर project for maybe 3 months, 6 months, 5 months, maybe 1 year, तो आपको रिजल्ट्स लगेंगे। आपको जब रिजल्ट दिखेंगे तो आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, और अगर आपको वो रिजल्ट मिलते हैं देन यू विल इम्प्लीमेंट इन अदर डिपार्टमेंट्स ऑल्सो। ओके, लेट मी आस्क वन लास्ट आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन कि आपने जैसे बताया जनरेटिव एआई के बहुत सारे यूज केसेस हैं। मुझे ये जानना है कि क्या ये चीज़ हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में इनेबल कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स गवर्नमेंट के हैं जहाँ पे वो डिपार्टमेंट सिर्फ इंफॉर्मेशन पास ऑन करने के लिए इनेबल किए गए हैं। बट ये होते हुए भी क्या होता है कि कोई भी कॉमन मैन अगर वहाँ पे इंफॉर्मेशन लेने जाता है तो टाइम कंस्ट्रेंट के कारण या फिर लैक ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन के कारण वहाँ के एम्प्लॉयज़ डिले करते हैं काम को, और उसमें लास्ट जो सफ़र करता है वो कॉमन मैन ही है। तो वहाँ पे हमारी इंटीग्रिटी का सवाल आता है, देश की इंटीग्रिटी का सवाल आता है एज अ गवर्नमेंट। तो वहाँ पे क्या जनरेटिव एआई सपोर्ट कर सकता है? और दूसरा क्वेश्चन ये भी है साथ में कि अगर ऐसी टेक्नोलॉजी को अगर गवर्नमेंट में अगर हम इनेबल करते हैं तो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स कितने बढ़ सकते हैं और उसको कैसे कंट्रोल किया जा सके? देखिए, आई वुड से कि मैं आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर पहले देता हूं कि जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है तो उसको पब्लिक डोमेन में रखनी ही नहीं है, तो फिर उसको छोड़ देते हैं कि भी वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन वी वुड नॉट लाइक टू पुट ऑन द वेब कि किसी के लिए भी वो एक्सेसिबल हो जाए। बट आपका जो पहला क्वेश्चन है कि द इंफॉर्मेशन विच इज रिलेटेड टू द कॉमन मैन, वो सिर्फ उसको वो डेटा चाहिए, maybe he want to access something. I will give you a very precise example. We have digitalized land records. Yes. So land record के लिए किसी भी फार्मर को उनकी जो लोकल अथॉरिटी है वहाँ पे नहीं जाना पड़ता। On the website they can search. उसके बहुत सारे पोर्टल है, फॉर एग्जाम्पल NEROR करके गवर्नमेंट का खुद का पोर्टल है। इफ यू प्रोवाइड द स्पेसिफिक पैरामीटर्स, अगर वो देखेंगे तो वो पोर्टल
गुजराती और इंग्लिश दोनों में है, बट द सर्च क्राइटेरिया इज बेस्ड ऑन द पैरामीटर और मे बी द स्पेसिफिक इनपुट. तो आपके पास ड्रॉप डाउन है, एक एक करके वो आप सबसे पहले आपको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए वो आप सिलेक्ट करते हैं. सो देयर इज अ लिस्ट ऑफ मेनू इज अवे द लिस्ट ऑफ 25 आइटम्स, उसमें से किसी एक को लेना, फिर देन यू सिलेक्ट योर डिस्ट्रिक्ट, देन यू सिलेक्ट योर तालुका, देन यू सिलेक्ट योर गांव, देन यू सिलेक्ट योर सर्वे नंबर और समथिंग. यस. अब यही चीज को मैं मोस्ट सिंप्लीफाइंग वे में कहूँ, जो खेडूत है या जो फार्मर है उसको उसकी इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती और वो हिंदी लैंग्वेज में सिंपल ये बोलता है कि मुझे गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट में कुडासन गांव में ये सर्वे नंबर की XYZ सर्वे नंबर की मुझे पर्टिकुलर लैंड रिकॉर्ड चाहिए. उसको क्या करना है, अपने फोन के अंदर माइक बटन प्रेस करके सिंपली बोल देना है. जनरेटिव AI का पावर ये है दैट it will analyze that message which is simply recorded, not typed, and it will go to the database, find the relevant answer, and the answer will be constructed in Gujarati. It will be displayed on his mobile phone or maybe computer, whatever the input method he has used. उसको वो रीड भी कर सकता है. अच्छा. और वहां पे there can be a button to listen that, उसका आंसर भी दे देगा. राइट. सो लेमन लैंग्वेज के लिए वेर सिंपली इंफॉर्मेशन पासिंग इज नेसेसरी फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, आई बिलीव जनरेटिव AI कैन बी गेम चेंजर. राइट. आपने जैसे इस एग्जांपल को डिस्क्राइब किया, वैसे तो देखा जाए तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है वो बहुत जल्दी सॉल्व हो सकते हैं. श्योर. Yes. Okay. So let's play one rapid fire round on generative AI. Can you describe generative AI in just one word? Generate the content. Okay. What is the biggest advantage that you are seeing e-commerce industry after if you enable the generative AI? Fast customer penetration. Okay, that's great. Biggest myth that you have heard about on generative AI? It will replace the human. Oh, that's great. तो उसमें आपका काउंटर क्या है? मतलब वो अगर ह्यूमन नहीं रिप्लेस कर सकते ह्यूमन को. ओके. At certain level, it can be helpful, but entirely to replace the human is out of the question. उसका काम करेगा, उसको हेल्प करेगा, बट उसको रिप्लेस परमानेंटली कर देगा, आई डोंट थिंक सो. ओके. तो मुझे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अभी ये आ रहा है कि अगर जनरेटिव AI ह्यूमन को रिप्लेस नहीं करेगा, बट देयर आर सो मेनी स्किल्स आर देयर दैट इज रिप्लेस्ड बाय द जनरेटिव AI. सो आज की जो नए जेनजी एंड मिलेनियंस जनरेशन आ रही है, उनको खुद के डेवलपमेंट के लिए ऐसी कौन सी स्किल्स है जो डेवलप करनी चाहिए जो कभी भी AI रिप्लेस नहीं कर रहे वाला, जो उसका एडवांटेज लेके अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं? जनरेटिव AI आपको सोचना नहीं सिखा सकता. यस. सोचना तो खुद को ही पड़ेगा. एंड देयर माइट बी लॉट्स ऑफ चैलेंजेस इन योर डे टू डे लाइफ, राइट? Maybe it's a business challenge, maybe it is something else, ओके. maybe to develop the business acumen. वो आपको AI, generative AI, data analytics will give you numbers, maybe it can give you predictions, but उसके ऊपर से एज अ बिजनेसमैन और बिजनेस अक्यूमेन जो डिसीजन लेना है वो तो खुद को ही लेना है. राइट. नाउ हाउ टू कल्टिवेट आवर सेल्व्स और हाउ टू एजुकेट आवर सेल्व्स कि जिसकी वजह से हम ये कर पाए कि ये राइट डिसीजन होगा, वो तो दैट इज समथिंग टू लर्न. एंड वो आजकल के बच्चों को वो ही नहीं आता. दे सिंपली स्क्रॉल द फोन्स. राइट. राइट. दे आस्क द सिंपल क्वेश्चन टू जनरेटिव AI कि मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज इसमें करके दो. Most exciting use case of AI in e-commerce industry? Gradually, that is generating your content, curating your images and all those things, right? Customer experience, in terms of customer experience by providing conversational chatbot, Yeah. right? I think these are the things I can see, because this cover almost everything about the e-commerce. And everywhere generative AI can play a great role. Maybe if I can add, you can prepare the FAQ
because you have a product, and nowadays from the SEO perspective, FAQs are very necessary because people would like to read those questions. Content creation is a place where generative AI will play. Okay. And I think in fashion industry, virtual try-ons will be the very exciting. Yes, I think I missed that. So you think of a use case that, look, e-commerce industry is facing a bigger challenge, or maybe the biggest challenge is on the return of the material. Yes. Why that happens? Because when the material is arriving to your place, you realize that it is not fitting. Maybe it is short, or maybe it is the size is not accurate. Now, if you have augmented AI implemented, then you can test that, or you can try that particular outfit on you. It will give exact image or maybe a video that how will you look like into that. Even you do not need to walk. It will give you complete idea that if you will walk with this outfit, how will you look like, right? Then virtual AR, that is augmented reality based trial room will be the biggest game changer in e-commerce industry. Yes. That can be implemented at the stores also. So it can be implemented in e-commerce platform as well as personalized store. One industry outside of e-commerce industry that you can see will thrive after using this generative AI concept. There are multiple, but I see in architecture or maybe a building design, Okay. it will be a game changer. Okay. I mean, I simply need to provide a prompt that I give me a design for 3 BHK room where the area of my kitchen is this and drawing room is this, and I want to decorate my room in this way. And the generative AI will give you the complete virtual tour of your interior decoration. Now, very interesting question is that what is the one key skill that AI user should have? Writing prompt. Okay. That's great. Future of AI in one word. Atra, tatra, sarvatra. Okay. Very interesting. Okay. Now let's, in closing, one question I would ask that what is the one advice that you can give to startup industry on generative AI? How they can use this generative AI in that startup industry? Though we have discussed it, but I will still say कि being a startup, आपके पास resources कम है. Obviously, you want to save so many things on the budget side, right? So use generative AI in a whatever the area applicable where you can think of. I think generative AI will give you answers for that, right? अब resources के ऊपर अगर आपको लगता है कि अभी you cannot implement क्योंकि आपका काम easy हो जाएगा, आपके बहुत सारे टास्क ऑटोमेट हो जाएंगे, तो आपको ग्रोथ में एक अच्छा बूस्ट मिलेगा. That is what I see. Now we will end this podcast with the one last question. 5 साल की बाद की दुनिया आप क्या देख रहे हो? Like ये जनरेटिव AI इंडस्ट्री में अगर एडप्ट होता है तो क्या क्या चेंजेस आप देख रहे हो नेक्स्ट 5 साल के अंदर? In e-commerce industry, I think I don't see a single operation where AI or maybe generative AI will not play the role. There will be almost all the area or operations, you can say, where generative AI or AI will be playing a role. Maybe it is, as we discussed, personalized try-on, content creation, creating videos. Every aspect of the e-commerce will be covered by artificial intelligence using generative AI. Okay, okay. So thank you so much गौरव भाई हमारे रेडिकल टॉक शो पे आने के लिए. Thank you. और आपने It is my honor. misconception and myths को क्लियर किया in the field of AI. It's very amazing. So आज के बाद शायद हमारे व्यूअर्स अगर इस पॉडकास्ट को देखते हैं वो अपने बिजनेस में कहीं ना कहीं ट्राई करेंगे कि कैसे जनरेटिव AI का यूज किया जाए. Yes. Thank you so much for spreading the knowledge. Thank you very much. Thank you very much again.